हेलो दोस्तों, ड्रामा की शुरुआत में हम अपनी फीमेल लीड शिंशी को देखते हैं, जिसके दादाजी कहते हैं कि अपना मंगेतर इन 4 यंग मैन में से चुन लो, क्योंकि जब वो 10 साल की थी तब उन्हें वो दादाजी लेके आए थे, अडॉप्ट किया था, जिसमें से कोई एक शिंशी का हस्बैंड बनेगा और पूरे गू फैमिली का मालिक बनेगा। तो वो सोचती है कि ओह, तो मेरा रिबॉर्न हुआ है, क्योंकि पिछली लाइफ में मैंने मोहन को चुना था, जिससे मैं बचपन से प्यार करती थी। पर शादी के बाद उसने अपनी फेक डेथ की न्यूज़ फैलाई और मुझे पूरी जिंदगी वीडियो बन के गुजारनी पड़ी। जब मैं गाँव गई तो पता चला कि साला वो तो वेवे के साथ बच्चे करके खुशी से जी रहा था। इस बात पे मेरी आर्ग्यूमेंट भी हुई, पर गलती से आग लग गई और मरते टाइम भी मुझसे बोलता है कि अगले जन्म में मुझे अपना हस्बैंड मत चुनना, मैं तो वेवे के साथ अपनी लाइफ बिताना चाहता हूँ। तो प्रेजेंट में सोचती है कि ठीक है, अब मैं दोबारा गलती वो नहीं करूंगी। दादाजी कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम मोहन को पसंद करती हो। वो कहती है नहीं, मैं तो डेंग को चुनूंगी। वो तो कोई काम का नहीं है, कोई काम भी नहीं करता और प्ले बॉय बन के बस रेसिंग करता रहता है। पर वो कहती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ डेंग से इस लाइफ में शादी करूंगी और उसके साथ अपनी लाइफ बिताऊंगी। तभी हमें चारों यंग मास्टर की एंट्री दिखाई जाती है। एक अच्छा फाइनेंस मैनेजर है, एक डॉक्टर है, एक मॉडल है, तो एक रेसर। शिनची कहती है कि डेंग सबसे ज़्यादा लायक है। वो सोचती है पिछली लाइफ में मेरी शादी के बाद वो चीन का सबसे रिचेस्ट बंदा बन गया था और उनकी फैमिली के एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट में वो डेंग का नाम लिख देती है। और वो कहती है कि प्लीज़ दादाजी, ये नाम 7 दिन तक सीक्रेट रखना और ये मैं अपनी एंगेजमेंट पे खुद अनाउंस कर दूंगी। बाकी के 2 ब्रदर कहते हैं कि तुम बचपन से मोहन को प्यार करती हो, तो ज़रूर तुम्हारा फियांसे मोहन ही होगा। तो मोहन कहता है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, तो तुम मुझे मत चुनना। तो शेंशी सोचती है कि पिछली लाइफ में इसने मुझे ऐसे ऑन द स्पॉट तो मना नहीं किया था, तो क्या इसका भी दोबारा जन्म हुआ है। शेंशी कहती है कि तुमको गू फैमिली ने रेस किया है और तुम मुझसे शादी करने के लिए मना कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं वेवे से प्यार करता हूँ और उसके साथ ही शादी करूंगा, भले ही मुझे गू फैमिली के सामने ही क्यों न जाना पड़े। तो वो मन में सोचती है कि तुम्हारी वजह से मैंने पिछली लाइफ पूरी सफ़र की, तो 7 दिन तो मैं तुम्हें परेशान करूंगी बेटा। तभी वहाँ पर वेवे आती है, नाटक करने लगती है कि मोहन पर गुस्सा मत करो, तुमने मेरी वजह से उसे पब्लिकली रिजेक्ट कर दिया। तो वो उसे कहती है कि ठीक है, तुम दोनों को अपनी लाइफ स्टार्ट करनी है ना, ठीक है, तुम फ्री कर देती हूँ, तुम करो अपनी लाइफ स्टार्ट, पर तुम्हें इतने साल जो गू फैमिली ने पाला है और जितना खर्चा लगा है वो पैसा रिटर्न कर देना। यदि नहीं कर पाए तो हम कोर्ट में मैटर सेटल करेंगे। तो वो कहता है कि तुम पैसों के अलावा मुझे फोर्स कर भी क्या सकती हो। तो वो वापस नाटक करने लगती है, सर पटक पटक कर माफ़ी मांगती है, जिसकी वजह से उसके सर पे खून निकलने लगता है। तो वो देखकर मोहन उसके पास जाता है और सीजन को धक्का लग जाता है। तो सीजन गिरने वाली थी, पर डेंग उसे पकड़ लेता है। वो कहता है कि देखो, ये तुम्हारा फियांसे, तुमने जो चूज़ किया है, तुम्हारा टेस्ट कितना ख़राब है, तुम्हें ढंग से चलना भी नहीं आता। वहीं पर मोहन उसे कहता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, पर इसके बाद तुम बेबी को परेशान मत करना, और उसे उठाकर वहाँ से जाने लगता है। तो डेंग उसे कहता है कि देखो, तुमने जो फियांसे चूज़ किया है वो कैसा है। तो डेंग उसे कहता है कि तुमने अब फियांसे चूज़ कर ही लिया है, तो अब हम चलते हैं। तो वो उसे कहती है कि तुम्हें तो हमारी शादी में ज़रूर आना है। तो उसके ब्रदर्स भी कहते हैं यदि तुम नहीं आओगे तो वेडिंग का एक गिफ्ट इसे कम मिलेगा। तो वो कहता है कि गिफ्ट तो मैं भिजवा दूंगा, और वहाँ से जाने लगता है। वो सोचती है कि पागल लड़का अपनी शादी में खुद ही आने को मना करता है। बाद में शेंशे अपने रूम में से मोहन की सारी चीज़ें फेंकने के लिए दे देती है। तभी उसका ध्यान जाता है तो वहाँ पे सितार नहीं था। वो पूछती है कि मेरा सितार कहाँ है। तो उसकी मेड बताती है कि वेवे को आपका सितार पसंद था, इसीलिए मोहन ने दे दिया और आपने भी उसे कुछ नहीं बोला। तो वो कहती है कि वो मेरी मॉम की आखिरी निशानी है, वो ऐसे कैसे वेवे को दे सकता है। और फिर वो सितार लेने के लिए जाती है। तभी वहाँ पर मोहन वेवे से कहता है कि तुम अच्छे से आराम करो। तो वेवे कहती है कि मुझे डर लग रहा है, 7 दिन के बाद तुम शेंशे से शादी कर लोगे। वो कहता है भले ही वो मुझसे शादी कर ले, पर मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा और शादी के बाद हम भाग जाएंगे। ये सब कुछ शेंशे सुन लेती है। वो कहती है कि हाँ, तुमको भागना नहीं है, तुम्हें तो अपनी डेट की फेक न्यूज़ फैलानी है। वो कहता है कि मैं जब तुम्हें सितार बजाते हुए पहली बार देखा तो मुझे पहली नज़र में तुमसे प्यार हो गया था। तो वो सोचती है कि सितार वेलकम पार्टी में तो मैंने बजाया था, बट मुझे क्लास अटेंड करनी थी, इसीलिए पैकिंग करने के लिए वेवे को बोलकर मैं चली गई थी। बट एक्चुअल में जब मोहन अंदर देखने आता है और पूछता है कि क्या सितार तुमने बजाया था, तो वेवे झूठ बोलती कि हाँ, मैंने बजाया था और इसीलिए वो इसके साथ रहता है। प्रेजेंट में शेंशी सोचती है इसका मतलब तुमने मुझसे प्यार तो किया, पर तुमने कभी मुझे पहचाना ही नहीं। वो अंदर जाती है, कहती है मुझे मेरा सितार वापस करो। तो मोहन कहता है वो एक सितार ही तो है, तुम इतना क्या ओवर एक्टिंग कर रही हो। वो कहता है कि ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। जब वो सितार लेने जाता है तो वेवे उसे बैठने के लिए बोलती है। तभी एक उसने कुत्ता पाला था जो शेंशे के पास वो जानबूझकर भेजती है, क्योंकि उसे एलर्जी थी, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। वो कहती है तुम्हें पता है मुझे एलर्जी है, फिर भी तुम इस डॉगी को मेरे पास भेज रही हो। वो अपनी दवाई पीने जाती है पर गलती से गिर जाती है, और लेने के लिए जाती है तो वो उसे जानबूझ के गिरा देती है। वो कहती है देखो तो गू फैमिली की यंग मिस कैसे गिरी पड़ी है। वो उसे दवाई नहीं लेने देती। तो शेंशे कहती है कि मोहन को बता दूंगी कि उस दिन सितार मैंने बजाया था। तो वो कहती है कि क्या वो तुम पे विश्वास करेगा। वो कहती है कि मैं ये दवाई तुम्हें दे दूंगी, पर 7 दिन के बाद तुम मोहन का नाम नहीं लोगी।
तो वो मुहान को देखकर सीढ़ी से जानबूझकर गिरने का नाटक करती है। तो मुहान कहता है, यदि वेवे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। शेंशे सोचती है कि ये फेक लड़की के लिए तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो। मैंने कभी नहीं सोचा था जब तुम्हें सच पता चलेगा तो तुम्हारा क्या हाल होगा। बाद में जब शेंशे की आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होती है। वो पूछती है कि वो हॉस्पिटल में कैसे आई, तो उसकी मेड बताती है कि डेंग आपको यहाँ पर लेकर आया है और अस्थमा की मेडिसिन उसको देकर डॉक्टर को बुलाने चली जाती है। तो शेंशे सोचती है कि ये तो कस्टमाइज मेडिसिन है जो कि मुहान ने सारी की सारी वेस्ट कर दी थी, पर पता नहीं डेंग कहाँ से इसे ढूंढ के लेके आ गया। तभी मुहान उसके पास आता है और खींच के लेकर चला जाता है और नर्स से कहता है कि वेवे और शेंशे का ब्लड मैच होता है, इसलिए आप जितना चाहो इतना ब्लड ले लो, इसकी कंडीशन की आप चिंता मत करो, बस वेवे सेफ रहनी चाहिए। तो वो कहती है कि ये सब तुम जो कर रहे हो उसके लिए तुम ज़रूर पछताओगे। जब नर्स ब्लड ले लेती है तो वो कहती है कि इतना ब्लड काफ़ी है। तो मुहान कहता है कि थोड़ा और ले लो ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप उसे यूज़ कर सको, जिसकी वजह से शेंशे बेहोश हो जाती है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि एक मेड है, एक अडॉप्टेड बच्चा है, और वो दोनों फैमिली की बेटी को ऐसे फोर्स कर रहे हैं और वो फोर्स भी करने दे रही है। पर चलो कोई बात नहीं, ड्रामा है, चलो आगे बढ़ते हैं। कि मेड कहती है, वो साला मुहान ने तुम्हारा ब्लड इतना सारा ले लिया, तुम्हें ऐसे ट्रीट करता है वो, शादी के बाद पता नहीं क्या करेगा, इससे अच्छा तो डेंगे, भले ही दिखाता नहीं है पर जब भी तुम डेंजर में होती हो तो वो तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा रहता है। तो वो उसे कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं मुहान को ही चूज करूंगी। तभी मुहान वहां पर आता है। उसको देखकर उसकी मेड पहले भड़क जाती है। वो कहती है, अब तुम यहाँ पर क्या लेने के लिए आए हो, हमारी मिस का इतना ज्यादा ब्लड ले चुके हो। तो वो कहता है कि मैं माफी मांगने के लिए आया हूँ। नील डाउन होकर कहता है कि शेंशे, तुम्हारे पास आर्टिफिशियल हार्ट है, वो वेवे को दे दो क्योंकि उसको हार्ट की सर्जरी करवानी पड़ेगी। मुझे जब तक याद है उसकी सर पर चोट लगी थी, उसमें हार्ट चेंज करने की कहाँ जरूरत पड़ती है, पर चलो ड्रामा है तो कुछ भी हो सकता है, आगे बढ़ते हैं। उसकी मेड कहती है कि तुम एक नौकरानी के लिए मैडम का आर्टिफिशियल हार्ट मांग रहे हो, तुम्हें पता तो है कि मैडम को हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम है और इसीलिए उसके फादर ने इतने साल मेहनत करके अपने सारे रिसोर्सेज लगा के आर्टिफिशियल हार्ट बनवाया था ताकि कभी भी जरूरत पड़ने पर वो उसे यूज कर सके, और तुम वो नौकरानी के लिए मांग रहे हो। तो वो कहता है कि तुम तो अभी ठीक हो पर अभी बेबी को नहीं मिला तो वो मर जाएगी, इसलिए प्लीज मुझे दे दो। तो वापस शिंजमान भी जाती है। वो खड़ी होकर कहती है, ठीक है मैं तुमको दे दूंगी, पर मैं देखना चाहती हूँ कि तुम वेवे के लिए क्या कर सकते हो। शाम को बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी तो वो बाहर बैठ कर चिल्लाता रहता है कि मिस गू प्लीज थोड़ी सी दया कर दो, ऐसे चिल्लाता रहता है। तो शेंशे सोचती है कि तुम सच में वेवे से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, इतनी बारिश में भी भीग के तुम उसके लिए मेरे सामने गिर गिरा रहे हो। तो उसकी मेड बोलती है कि तुम इसकी बात में मत आना, वो आर्टिफिशियल हार्ट की जरूरत तुम्हें है तो तुम उसे मत देना, पर फिर भी वो चली जाती है। तो मेड भी कहती है कि तुम बोलती हो पर अभी भी तुम्हें मुहान पसंद है। फिर वो जाती है मुहान के पास। शीशे कहती है कि तुम्हें यदि आर्टिफिशियल हार्ट चाहिए तो मैं दे दूंगी, पर तुम्हें मेरी 3 शर्त माननी पड़ेगी। तो वो कहता है कि तुम जो बोलोगी वो सब मंजूर है, बस वे ठीक हो जानी चाहिए और सेफ रहनी चाहिए। तो वो कहती है कि पहली बात तो इतने साल तुम गू फैमिली में रहे हो तो उनको रीपे करने के लिए तुम 3 दिन एंसेस्टर रूम जाओगे और उनके सामने अच्छे से ग्रीट करोगे। दूसरी शर्त, एंगेजमेंट पार्टी के बाद तुम अपने शब्दों से नहीं पलट सकते हो। और तीसरी शर्त, 7 दिन बाद तुम्हें मेरी एंगेजमेंट पार्टी में आना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम इन 3 शर्त को नहीं बदल सकते और तुम्हें इसे मानना ही पड़ेगा। तो वो कहता है ठीक है मैं मान लूंगा। उसे तो ऐसा ही लग रहा था मुझे से ही शादी करने वाली है। बाद में फिर हम देखते हैं कि शेंशे अपने आप को देख रही होती है। वो कहती है कि मोहन को इम्प्रेस करने के चक्कर में मैं पहले कभी तैयार नहीं होती थी, एक परफेक्ट अच्छी लड़की बनने की कोशिश करती थी ताकि थोड़ा सा तो वो मुझे नोटिस करे, पर साले ने कभी मुझ पर ध्यान नहीं दिया। पर अब मैं अपने आप के लिए जीऊंगी और जो मुझे पसंद है वो मैं करूंगी। और मस्त तैयार होकर चली जाती है नीचे। वहीं पर मोहन और वेवे बात कर रहे होते हैं। तो मोहन कहता है कि अभी कुछ दिनों में तुम्हारी हार्ट की सर्जरी होने वाली है तो तुम हॉस्पिटल में रहकर थोड़ा सा आराम करो। वो कहती है ठीक है, पर मैं तुम्हें पहले ग्रूम के शूट में देखना चाहती हूँ। तभी हमारी शेंजी नीचे उतरती है तो बाकी यंग मास्टर भी थे वहाँ पे, वो उसे देखते रह जाते हैं। वो कहते हैं हमें तो पहले पता ही नहीं था कि इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल है और इस तरीके के ड्रेस में तो कमाल की लग रही है। अब मुझे अफसोस हो रहा है कि काश मैं भी इससे शादी कर लेता। शेंशे वहां जाके पूछती है कि डेंग नहीं आया। तो वो कहते हैं कि वैसे भी तुम्हारा फियांसे थोड़ी ना वो है, तुम्हारा फियांसे तो मुहान है, वो यहाँ पे है तो तुम कपड़े चूज कर सकती हो। पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देती और अपने दूल्हे के लिए कपड़े चूज करने जाती है और उसके लिए एक अच्छा सा सूट चूज करके कहती है कि इसकी कॉलर पे शी लिखना है। तो मोहन कहता है मुझे ऐसे लिखावट वाले सूट पसंद नहीं है, पर वो कहती है कि इसको इग्नोर करो और मैंने जो बोला है वही करो। सेल्स गर्ल कहती है कि आप दोनों में सच में बहुत ज्यादा प्यार है। तो वो कहती है कि मैं मोहन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं डेंगशी की बात कर रही हूँ। वो तो देखती ही रह जाती है।
फिर वे वहाँ से चली जाती। वो सोचती है कि मुझे किसी भी तरीके से शेंशे को हर्ट करना होगा ताकि कल एंगेजमेंट पार्टी ना हो सके। तभी उसका ध्यान जाता है ऊपर झूमर पे। वो सोचती है कि झूमर गिरा के मैं उसको हर्ट करूंगी। फिर जब शेंशे वहाँ से जा रही होती है तभी उसके ऊपर झूमर गिरता है। बाकी सारे तो देखते रह जाते हैं, पर हमारा डेंग वो हमारी हीरोइन को बचा लेता है। विवेक का प्लान तो फेल हो जाता है। फिर वापस वो प्रिटेंड करने लगती है कि मेरे हार्ट में दुख रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो मुहान कहता है चलो हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। वो दोनों हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमारी शेंशे उनको जाते हुए देखती है। तो डेंग कहता है कि तुम्हारा फियांसे देखो तो उसे तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं पड़ी है, और उसे एक गिफ्ट देता है। गिफ्ट में जेड से बनी हुई माला थी। वो याद करती है पिछली लाइफ में भी उसने ऐसी ही माला दी थी, पर उसने उसको स्टोर रूम में रखवा दिया था। पर उसकी मेड को पता था ये माला स्पेशली अस्थमा के पेशेंट के लिए है, जो उनको बहुत ज्यादा रिलीफ देती है। डेंग कहता है यदि तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो तुम इसे फेंक सकती हो। तो वो सोचती है कि ये हमेशा मुझे ऐसे ही बोलता है कि मेरे लिए गिफ्ट ऐसे ही कोई ऑक्शन में मिलने पर ले आया है, पर एक्चुअल में इतने बहुत सारे अफोर्ड करके स्पेशली मेरे लिए गिफ्ट ढूंढ के लेके आता था। वो कहती है कि नहीं मुझे बहुत अच्छा लगा। वो कहता है पर एंगेजमेंट पार्टी तो कल है, तो ये गिफ्ट तुम मुझे कल क्यों नहीं दे रहे हो। तो वो कहता है मैं बिजी हूँ, मैं नहीं आऊंगा। तो वो कहती है कि नहीं तुम्हें मेरी एंगेजमेंट पार्टी में आना होगा। तो कहता है कि तुम्हें डर नहीं लग रहा कि मैं तुम्हारी एंगेजमेंट पार्टी खराब कर दूंगा। तो वो कहती है कि यदि तुम खराब करोगे तो फिर मैं तुम्हारे साथ ही शादी कर लूंगी। तो वो कहता है ठीक है मैं आऊंगा। बाद में हमें एंगेजमेंट पार्टी का सीन दिखाया जाता है। तो अंदर अंदर सब बात करते हैं मिस्कू का फियांसे कौन होगा। फिर वही लोग बात करते हैं कि पूरी सिटी को पता है कि वो मुहान से कितना प्यार करती है। ऑफ कोर्स उसका फियांसे भी मुहान ही होगा। तो बाकी यंग मास्टर भी कहते हैं कि भाई आज तो तुम पूरे कॉर्पोरेशन के मालिक बन जाओगे और एकदम टॉप पर चले जाओगे, तुम तो काफी खुश होगे। तो वो कहता है काहे की खुशी, मुझे पैसे से कोई लेना देना नहीं है, क्या फायदा, जिसे मैं प्यार करता हूँ उसके साथ तो शादी नहीं कर पा रहा हूँ। पर डेंग तो बहुत ज्यादा सैड होता है। उसे लगता है कि शिंजे मुहान से शादी करेगी, पर एक्चुअल में तो वो भी शिंजे को पसंद करता था और उसे देख नहीं पा रहा था किसी और के साथ, इसीलिए ड्रिंक करता है। फिर वहां पर शिंजे की एंट्री होती है। बहुत अच्छा गाउन पहना होता है, बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी, और स्टेज पर आती है और कहती है कि आज मैं अब चारों में से अपने फियांसे का नाम अनाउंस करूंगी, वो मेरा हस्बैंड बनेगा और गू फैमिली का इकलौता वारिस। तो उसके दादाजी भी अनाउंस करते हैं मैंने जो भी गिफ्ट प्रिपेयर किए हैं वो सब इनके सामने लाया जाए। ये सारे गिफ्ट मेरे ग्रैंडसन इन लोग के लिए है, जिसके अंदर 10 आइलैंड्स होते हैं, 20% फैमिली के शेयर होते हैं और 20 बड़े बड़े बंगले होते हैं। तो मुहान सोचता है कि तुम मुझसे शादी करने के लिए इतने सारे पैसे खर्च कर रही हो। तो वे कहती है कि अब इतने सारे गिफ्ट देके के क्या तुम यंग मिस को पसंद करने लगोगे। तो मुहान कहता है मैं मटेरियलिस्टिक आदमी नहीं हूँ, वो चाहे कितने भी पैसे मेरे लिए खर्च कर दे, पर मैं हमेशा ही तुम्हें प्यार करूंगा। पीछे दो कपल ये सब सुन रहे होते हैं। वो बात करते हैं कि क्या मुहान शेंसे से शादी करना नहीं चाहता। तो लड़की कहती है कि क्या ये अपनी फैमिली का पावर का यूज करके मुहान को फोर्स कर रही है शादी करने के लिए। फिर वे वापस नाटक करने लगती है कि मेरी यंग मिस के बारे में ऐसा मत बोलो, वो सिर्फ मोहन को बहुत प्यार करती है इसीलिए ये सब ट्रिक यूज करती रहती है। लड़की बात करती है कि सच में मोहन इडियट है, इतनी रिच और ब्यूटीफुल लड़की को छोड़कर उसकी नौकरानी के पीछे पड़ा है। तो शेंशे सबको शांत रहने के लिए कहती है कि मैंने अभी तक मेरा फियांसे अनाउंस नहीं किया और आपने ऐसे कैसे गेस कर लिया कि मेरा फियांसे मोहन होगा। तो मोहन कहता है कि यहाँ पे सबको पता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, यदि तुम मेरा नाम नहीं अनाउंस करने वाली हो तो किसे अपना हस्बैंड चूज करोगी। कहती है मेरा फियांसे वो है जिसके साथ मैं बचपन में लड़ा करती थी, जिसे मैं प्यार करती हूँ, जो लड़ने के बाद हमेशा मेरे साथ वापस दोस्ती कर लेता था और जब भी मैं मुसीबत में होती थी तो वो सबसे पहले आकर मुझे बचाता था और वो उसे वेलकम करती है। तो मोहन को लगता है वो मेरा नाम लेने वाली है, तो एकदम रेडी होकर स्टेज पे जाने वाला होता है। पर वो कहती है कि मेरा फियांसे का नाम है डेंगसी। पर तभी माइक में से आवाज निकलती है तो सबको अच्छे से सुनाई नहीं देता, पर कुछ लोग कहते हैं कि क्या हमने गलत सुना, क्या इसने सच में डेंजी का नाम लिया। सब बिलीव नहीं करते। वो कहते हैं कि जरूर उसने मुहान का नाम लिया है। तो मुहान भी कहता है तुम इतना अनाउंस करने में क्यों टाइम लगा रही हो, सबको पता है तुम मेरा नाम लेने वाली हो, तो ये सब नाटक बंद करो। तुम्हें लगता है कि ऐसा करने से मैं इनसिक्योर हो जाऊंगा और तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो सीजन कहती है कि कौन से कानों से तुम अपना नाम सुन रहे हो। तो सब लोग बिलीव नहीं करते। वो सोचते हैं कि इतने साल प्यार करने के बाद वो अचानक कैसे अपना फियांसे बदल सकती है। कि सच में उसने ऐसा किया है। तो मोहन के फेस पे तो तमाचा लग गया। चंची कहती है कि दादाजी सब ये मेरी बात नहीं मान रहे, तो हम एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट ही सबको दिखा देते हैं। फिर वो एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट को मंगवाती है और उसे स्क्रीन पर लगाने को कहती है। वो कहती है गू फैमिली में एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट पर नाम लिखने के बाद चेंज नहीं हो सकता, पर जब स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है तो उसके नाम पर कुछ गिर गया होता है, इसीलिए वो अच्छे से नहीं दिखता। तो उसके दादाजी कहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट तो खराब हो गया है, पर तुम अनाउंस कर दो। तो शिंचे कहती है कि मैं बचपन से गलत इंसान से प्यार किया, पर अब मैं उसे नहीं फॉलो करूंगी, जिसने मुझे हमेशा बचपन से चैलेंज किया, मुझे जरूरत पड़ने पर मेरा साथ दिया। वो ना तो मोहन है और ना तो बाकी के मेरे दो ब्रदर। मेरा फियांसे डेंची है, जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बताऊंगी। डेंसी तो अपना नाम सुनकर शौक हो जाता है।
तो लीजन एंड लीहाओ बात करते हैं कि शेंशी जरूर अपना एम्बेरसमेंट रोकने के लिए डेंसी का यूज कर रही है। बाद में ये सब खत्म हो जाएगा तो रोके वापस मोहन के पास आएगी। ये सुन के वे मोहन से कहते कि मुझे नहीं लगता कि शेंशी हमें इतने आसानी से जाने देगी। तो मोहन भी कहता है कि मुझे भी नहीं लगता। शेंशी कहती है ये लोग मुझ पर बिलीव नहीं कर रहे, क्यों ना आप ही मेरे फियांसे का नाम अनाउंस कर दो दादाजी। तो उसके दादाजी भी अनाउंस करते कि मेरा ग्रैंडसन इन लो डेंगशी है। तो मोहन को तो विश्वास ही नहीं होता। वो कहता है कि शेंशी कुछ भी दिमाग में आ रहा है वो मत बोलो, यहाँ पर सबको पता है कि तुम मुझे कितना पसंद करती हो। तो लीजन भी कहता है कि दादाजी भी इसके साथ नाटक करने लगे। आज तक कभी शेंशी ने जो भी मांगा है कभी मना किया है, उन्होंने जरूर शेंशी के कहने पे नाटक किया है। तो डेंग कहता है भाई तुम्हें भरोसा नहीं करना तो मत करो, मुझे भरोसा है। वो कहता है कि अब सच में तुम्हारा लड़कों में टेस्ट इम्प्रूव हो गया है। शेंशी भी कह देती है कि हाँ मैंने अभी अपने आंखों के डॉक्टर को दिखाया, इसीलिए अब मैं देख सकती हूँ हीरा कौन है और ग्लास क्या है। वो कहती है कि मोहन तुम्हें तो एक कॉन्ट्रैक्ट याद ही होगा, ये तुम्हारा अडॉप्शन कॉन्ट्रैक्ट है। तो वो कहता है क्या तुम मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट को दिखा के गिल्ट फील करवाना चाहती हो कि तुम्हारी गो फैमिली ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तो वो कहती है कि नहीं मैं इतनी भोली नहीं हूँ जैसे पहले हुआ करती थी, अब मैं स्मार्ट हो गई हूँ। तुम हमेशा ही वेवे के साथ अपनी लाइफ गुजारना चाहते थे ना, मैं तुम्हें फ्री करती हूँ। इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि तुम हमेशा मुझसे लॉयल रहोगे और तुम मुझसे ही शादी करोगे, पर तुमने दोनों ही प्रॉमिस तोड़ दिए और अब मैं तुम्हें फ्री करती हूँ। और फिर कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देती है और अब से तुम्हारा गू फैमिली के साथ कोई रिलेशन नहीं है। तो मोहन कहता है मैंने तुमसे शादी करने के लिए हाँ तो कही थी, तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट फाड़ने की क्या जरूरत थी। तो वो कहती है कि क्या हुआ, तुम्हें यही तो चाहिए था, अब तुम्हें वेवे के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजारनी, अब तो मैं तुम्हें फ्री कर रही हूँ। तो क्या तुम्हें अब गू फैमिली का सन इन लॉ बनना है। उसके पास कोई जवाब नहीं होता, इसलिए दूसरी बात करने लगता है। मुझे पता है तुम सिर्फ मुझसे छुटकारा पाने के लिए डेंग से शादी कर रही हो। देखो वो कैसा लड़का है, वो प्ले बॉय है, हमेशा लड़कियों को अपने पास रखता है। तो डेंग से भी सुना देता है यदि मैं प्ले बॉय हूँ तो तुम क्या हो, तुम तो नौकरानी के साथ अपना अफेयर चला रहे हो। तो मोहन पूछता है कि क्या सच में तुम डेंसी से शादी करना चाहती हो। तो वो हाँ कहती है। तो वे भी कहती है फाइनली इन्होंने भी हमें अपनी ब्लेसिंग दे दी है और हमें फ्री कर दिया है, तो तुम्हें उन्हें थैंक यू कहना चाहिए। तो मोहन कहता है कि ठीक है, तो तुम अपने शब्दों से बाद में चेंज मत हो जाना, फिर मेरे पास मत आना। तो डेंग वापस सुना देता है चिंता मत करो भाई, अब मैं अपनी फियांसे को मेरे अलावा किसी दूसरे मैन के बारे में सोचने का मौका ही नहीं दूंगा। पर तुम एक बात याद रखना, आज से तुम मेरी फियांसे से दूर ही रहना। फिर वो स्टेज पे जाता है और दादाजी से कहता है कि मुझे पता है कि मैं इतना काबिल नहीं हूँ, पर मैं आपको रिग्रेट करने का मौका नहीं दूंगा। फिर वो शेंशे को वहां से लेकर चला जाता है और बाहर जाकर उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुमने मुझे क्यों चुना है। तुम मोहन से गुस्सा थी, यदि तुम बाद में उसके साथ रहना चाहती हो तो तुम रह सकती हो, और ये तुम्हारा सीक्रेट मैं हमेशा रखूंगा। और मैं चाहता हूँ कि तुम वापस किसी मोहन जैसे लड़के के ट्रैप में मत फंसना। तो वो कहती है कि इस बार तो मैंने स्मार्टली एक अच्छे लड़के को चूज किया है, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते। यदि शादी नहीं करोगे तो मैं किसी और को चूज कर लेती हूँ। तो वो उसे पकड़ कर कहता है कि अब तुमने मुझे चूज कर लिया है तो मैं तुम्हें कभी भी रिग्रेट करने का मौका नहीं दूंगा। बाद में हम देखते हैं कि दोनों मैरिज ब्यूरो जाते हैं, तो वहां पर भी वो बार बार उसे पूछता है क्या तुम श्योर हो, क्या तुम मुझसे शादी पक्का करना चाहती हो। तो वो कहती है कल रात से तुम मुझसे यही सवाल पूछे जा रहे हो। तो वो पूछता है ठीक है, ये 108वीं बार फाइनल बता दो, क्या तुम पक्का मुझसे शादी करना चाहती हो। तो वहां पे मैरिज ब्यूरो वाली लड़की भी कह देती है कि भाई इतने साल के करियर में मैंने आपके जैसा कपल कभी नहीं देखा, ये यहाँ तक आ गई अब थोड़ी ना भाग जाएगी। तो वो कहती है जब हमारी शादी होने वाली है तो कपल के बीच में ट्रस्ट होना चाहिए। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी रिग्रेट करने का मौका नहीं दूंगा। तो वो सोचती है कि इस लाइफ में तो रिग्रेट नहीं करूंगी, पर पिछली लाइफ में मैंने मोहन को चूज करके पूरी लाइफ रिग्रेट किया था। बाद में वो उससे कहती है कि बहुत सारा सामान पैक करना है, मैं चाहती हूँ हमारे न्यू घर में शिफ्ट करना है इसलिए। फिर वो वहां से चली जाती है। तभी वहां कुछ कार आती है और बहुत सारे गार्ड आके कहते हैं आप बू फैमिली के वारिस हो और मास्टर और मैडम ने आपकी शादी की खबर सुनी और आपके लिए डिनर प्लान किया है, तो आपको मैडम को लेके आ जाना है। वो कहता है कि अभी नहीं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। वो कहता है कि अब 20 साल पहले घूम गए थे और अभी 5 साल पहले ही मिले हो, फिर भी आप वो फैमिली का बिजनेस जाकर नहीं संभाल रहे, वो फैमिली में रहकर रेसिंग करते रहते हो। तो वो याद करता है कि बचपन में जब बाकी बच्चे उसे बुली किया करते थे तब शेंशे उसे कंफर्ट करती थी। फिर हम ये भी देखते हैं कि उसका सितार का जब परफॉर्मेंस था तो वो स्पेशली उसे अटेंड करने के लिए आया था। वो कहता है कि जब वो मुझे पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेगी तब मैं उसे विजिट करवाने लेकर आऊंगा। वहीं पर हम देखते हैं कि मोहन, लीजेन एंड लिहाओ तीनों बातें करते हैं। वो बताते हैं कि देखो ट्रेंडिंग में टॉपिक चल रहा है कि सीजन ने डेंग के साथ शादी कर ली है। सीजन और डेंग शादी करने वाले हैं और इसने ये भी लिखा है कि डेंग की मदद से गू कॉर्पोरेशन काफी ज्यादा सक्सेस हासिल करेगा। वो कहते हैं कि क्या सच में इस बार सीजन तुम्हें छोड़ के वो डेंग से शादी करेगी। तो मोहन कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं वेवे से ज्यादा क्लोज था इसलिए वो मुझसे नाराज है, और यदि वो अपना गू कॉर्पोरेशन डेंग के हाथ में दे भी दे तो 3 महीने में उसका बिजनेस खत्म कर देगा, क्योंकि उसके पास एक भी रियल जॉब नहीं है, वो बस रेसिंग करता रहता है। तो लीजन भी बोलता है कि ये बात तो तुमने सच कही, देखना 3 दिन में वो वापस आएगी और तुम्हारे साथ रहने के लिए गिड़गिड़ाएगी।
ये सब कुछ वे सुन लेती है। वो सोचती है कि मुझे जल्द से जल्द मुहान से शादी करनी होगी, इससे पहले शेंशे अपना डिसीजन चेंज कर ले। वो उसके पास आकर कहती है कि मुहान, अभी सब कुछ सही चल रहा है तो क्यों ना हम दोनों शादी कर लें। तो मुहान कहता है कि सीजन का कोई भरोसा नहीं है, यदि उसने अपना डिसीजन चेंज कर लिया तो वो मुझे शादी करने के लिए फोर्स कर सकती है, और फिर मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए खुशी देकर दुखी नहीं देखना चाहता। तो वे भी सोचती है कि मुझे सिर्फ समझ में आ गया तुम सेशन को छोड़ना नहीं चाहते, इसीलिए वो रात को ग्लास में नशे की दवाई मिला के मुहान को पीने के लिए देती है। तो मुहान पानी पी के होट फील करने लगता है, और वेवे को शंशे समझ के उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेता है। अगली सुबह वेवे कहती है कि कल रात तुम नशे में थे और तुमने मेरे साथ नाइट स्पेंड कर ली, तो तुम अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे ना, मुझसे शादी करोगे ना। तो वो हाँ कहता है, और कहता है कि आज रात ऑप्शन पार्टी में लेके जाऊंगा और तुम्हें जो भी रिंग पसंद है वो मैं तुम्हें वेडिंग रिंग के तौर पे दे दूंगा। तो वो कहती है कि अब मुझे विश्वास हो गया ने सही आदमी से प्यार किया है। फिर शंशे अपना सामान पैक कर रही होती है। वो देखती है कि उसके पास सितार का एक ही पीस है, पर एक्चुअल में उसकी मॉम का जो सितार था वो खो गया था। तो उसे याद आता है कि पिछली बार वो सितार ऑक्शन में मिला था, पर उसका ध्यान मोहन पे इतना था कि वो सितार किसी मिस्टर जेड ने खरीद लिया था। वो कहते हैं इस बार मैं अपनी माँ का सितार जरूर खरीदूंगी। फिर हम देखते हैं कि वो ऑक्शन पार्टी में जाते हैं। तो डेंग कहता है कि ये ड्रेस आज तुमने क्यों पहनी है। तो वो कहते हैं कि ये ड्रेस मुझ पे अच्छी नहीं लगती। तो वह कहता है ये ड्रेस में तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि सब लोग तुम्हें ही देखते रहेंगे, फिर मुझे जेलस होगी। तो उसे याद आता है कि पिछली लाइफ में भी उसने ये ड्रेस पहना था, पर मोहन ने तो कभी उसकी तारीफ ही नहीं की। तभी वहाँ पर मोहन और वे भी आते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुमसे रहा नहीं गया, तुम्हें जैसे ही पता चला कि हम यहाँ पर ऑक्शन पार्टी में आने वाले, तुम भी मोहन को जेलस करने के लिए यहाँ पर आ गई। पर मोहन तुमसे जेलस नहीं होगा। तो वो कहती है कि तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई, पर हमारी तो शादी हुई है, तो हमारा तो ऑक्शन पार्टी में आना बनता है। और यदि तुम दोनों सच में शादी कर भी रहे हो ना, तो मुझे इनविटेशन कार्ड जरूर भेजना, मैं तुम्हारे लिए काफी अच्छा गिफ्ट प्रिपेयर करूंगी और तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने आऊंगी। फिर वो डैंग से कहती है कि यहाँ की हवा में बहुत ज़्यादा गार्बेज की स्मेल आ रही है, चलो यहाँ से चलते हैं। फिर वो लोग अंदर जाते हैं। फिर ऑक्शन पार्टी शुरू होती है, जहाँ पर सबसे पहली आइटम फॉरेन क्वीन की रिंग होती है, जिसकी कीमत 40 मिलियन होती है। तो वो कहते हैं मुझे ये रिंग चाहिए, इसलिए मोहन रिंग की प्राइस बोलता है। तो डेंग उसकी रिंग लेने के लिए ज़्यादा बीट बनाता है। तो मोहन कहता है वो रिंग मैं अपनी होने वाली वाइफ के लिए लेना चाहता हूँ, तुम बीच में मत पड़ो। तो वो कहता है कि ऑक्शन पार्टी तुम्हारी थोड़ी है, मैं भी अपनी फियांसे के लिए रिंग शादी के लिए लेना चाहता हूँ। तो वो कहता है कि तुम भले इतनी हाई प्राइस बोल रहे हो, पर पैसा तो शेंशी को ही देना पड़ेगा। तो शेंशी भी कहती है कि मुझे इतनी एक्सपेंसिव रिंग नहीं चाहिए। तो वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें वो रिंग दिला दूंगा, और वो भी अपने पैसों से। फिर वो रिंग उसकी हो जाती है। तो मोहन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इससे अच्छी रिंग ला कर दूंगा। फिर बाद में दूसरी आइटम सितार रखा जाता है। ये सितार तो शेंशे को खरीदना था, इसलिए उसका पूरा ध्यान वहां पर था। जैसे ऑक्शन की प्राइस बिडिंग शुरू होती है, तो पहली बिडिंग वही करती है। वेवे को याद आता है कि ये सितार तो बचपन में मैडम शेंशे को सिखाया करती थी। उसने बोला था कि इसके ऊपर जो स्टोन है वो प्राइसलेस है, 24 कैरेट के है, और इसीलिए मैडम ने कहा था कि ये सितार को हमेशा संभाल के रखे। इसलिए वो जानबूझकर मोहन से कहती है कि तुम्हें मेरा सितार बजाना बहुत पसंद है, तो क्यों ना तुम मुझे ये खरीद के दो। तो मोहन शेंशे से ज्यादा प्राइस बोलता है। शेंशे को तो वो खरीदना था, तो तुरंत वो ज्यादा हाई प्राइस बोल देती है। मोहन कहता है तुम्हें सितार बजाना तो आता नहीं, क्या करोगी लेके, इससे बेटर है कि तुम वेवे को दे दो। डेंग को पता था उसकी वाइफ को ये सितार चाहिए, और उसकी मॉम की आखिरी निशानी है, इसलिए वो 2 फिंगर अप कर देता है, जिसका मतलब है अब इस ऑक्शन सेरेमनी में जो जो प्रोडक्ट है वो सारी की सारी उसकी है, इसे अब कोई खरीद नहीं सकता। तो मोहन कहता है कि तुम लाइट स्टाइट करके क्या साबित करना चाहते हो, बाद में ये पैसे तो शिंजे को ही देने पड़ेंगे। शिंजे भी कहती है कि ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। तो वो कहता है कि आज मैं अपनी वाइफ पे जितना चाहूँ उतना पैसा खर्च कर सकता हूँ। तो वो कहते हैं कि इन लोगों को जलते देखकर ये पैसों का अच्छा यूज हुआ। अभी होस्ट अनाउंस करती है कि सारी आइटम सोल्ड हो गई है, पर ये सितार नहीं, क्योंकि ये सितार के मालिक की इच्छा थी, जो इसको बजाना जानता हो वही इसे खरीद सकता है। तो सब लोग नीचे बात करते हैं कि जिसने इसे खरीदा है वो मैडम की बेटी है। तो मैडम की बेटी को तो उनकी तरह ही सितार बजाना आता होगा, तो आज हमें उनका सितार का म्यूजिक सुनने का मौका मिल जाएगा। तो वे भी सोचती है कि यदि आज इसने सितार बजाया तो मोहन को पता चल जाएगा कि वेलकम पार्टी में मैंने नहीं बजाया था सितार, और वो ऐसा नहीं होने दे सकती। जब वो नीचे सितार बजाने के लिए जाती है तो वे भी कहती है कि तुम्हें सितार बजाना नहीं आता है, और जो चीज मोहन मुझे दिलाना चाहता है वो सारी चीज तुम ले लेती हो, एटलीस्ट ये सितार तो मुझे लेने दो। तो सब लोग सोचते कि हमें विश्वास नहीं होता, मेरी मदर इतना अच्छा सितार बजाती थी और इसे म्यूजिक में इंटरेस्ट ही नहीं है, और दूसरों को भी बुली कर रही है। तो मोहन भी कहता है मैं भी कभी तुम्हें सितार बजाते हुए नहीं देखा, क्यों ना तुम ये वेवे को दे दो। और वो कहता है कि जाओ तुम नीचे जाकर सितार बजाओ। तो वो जाने लगती है। तो डेंजी कहता है कि मैं अभी इस ऑप्शन सेरेमनी का इंचार्ज हूँ, और ये सितार हमने खरीदा है, तो आप ये स्टेज में छोड़ के नहीं जा सकते हो। तो वो सोचती है कि यदि मोहन यहाँ पर रहा तो इसे पता चल जाएगा कि सितार मैंने नहीं बजाया था, सेंसी ने बजाया था। वही मोहन भी सोचता है कि क्या सच में सेंसी को सितार बजाना आता है। तो वे कहती है मुझे हार्ट में दर्द हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल जाना है। तो मुहान उसे हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। वहीं पर हमारी शेंचे बहुत ही प्यारा सितार बजाती है।
सुनकर हमारा डेंसी तो खो ही जाता है। पास्ट में हम देखते हैं जब वो सितार बजाना सीख रही थी, तो वो डेंसी से मदद मांगती थी कि क्या तुम मुझे सुनने में मदद करोगे? और वो पूरा पीस बजा नहीं पाती थी, तो उसे मदद करता था कि तुम एक-एक पीस सीखो। बाद में वो उसे कहता है कि तुमने काफ़ी अच्छा म्यूज़िक बजाया है, तुम्हारी स्किल काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। तो वो कहती है कि तुम्हारे जैसा कोच मेरे सर पे खड़ा हो, तो मैं कैसे कोई गलती कर सकती हूँ? तभी वहाँ पे एक पर्सन आता है, कहता है, यंग मास्टर सारी चीज़ें हमने अरेंज कर दी है गू फैमिली को देने के लिए। तो उसे इशारों में कह देता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और कहता है कि तुम किसी गलत इंसान को यंग मास्टर कह रहे हो। मैं नहीं हूँ वो यंग मास्टर। तो सेंसे सोचती है कि सच में उसे गलती हुई गई। यदि तुम यंग मास्टर हुए तो फिर मैं यंग मिस्ट्रेस। फिर वो दोनों घर चले जाते हैं। बाद में मुहान सिटी की बेस्ट ड्रिंक मंगवाता है और वेबे से कहता है कि तुम्हें जो पसंद आए वो तुम खरीद लो। पर जब पे करने की बारी आती है तो सारे कार्ड वो देता है सारे फ्रोजन हो गए होते हैं। वो सोचता है कि ये सारे कार्ड मुझे शेंचे ने दिए थे, वो ऐसा नहीं कर सकती। वहीं पर हम देखते हैं कि शेंचे शेन्यू को कहती है कि मैंने जितने भी कार्ड दिए हैं वो सारे फ्रीज कर दो। आज वो ऑक्शन पार्टी में मेरे ही दिए गए पैसे से वेवे के लिए रिंग खरीदना चाहता था। यदि उसे सच में वेवे को कुछ भी देना है तो खुद कमाए और दे। पर मोहन भी सोचता है कि शिंजी यदि तुम्हें लगता है कि ये सब करके मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो ऐसा कभी नहीं होगा। बेटा वेवे भी उसे भड़काती है कि शिंजी को लगता है कि वही सबसे ज्यादा रीच है। पर क्या तुमने वो फैमिली का नाम सुना है? वो सबसे ज्यादा रिच फैमिली है। यहाँ तक कि वहाँ के काम करने वाले लोग भी इनसे ज्यादा पैसे वाले हैं। मैं एक पर्सन को जानती हूँ और मैं तुम्हें उसे मिलवाऊंगी। यदि हमारा उनके साथ कनेक्शन बन गया तो हम आगे जाके काफी ज्यादा रीच हो सकते हैं। फिर तुम्हें पैसों के बारे में कभी नहीं सोचना होगा। बाद में वो उसे मिलवाने के लिए लेकर आती है। उनका नाम प्रेसिडेंट चेंज होता है। प्रेसिडेंट कहते हैं, मुझे सुनने में आया कि आपको पैसों की ज़रूरत है, पर आपके अंदर काफ़ी टैलेंट है, तो आप हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट संभालिए। यदि आपकी वजह से हमारा कोई भी नुकसान हुआ तो आप हमें जितनी रकम हम दे रहे हैं उससे 3 गुना रकम इंटरेस्ट के साथ चुकाओगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़कर मोहन को थोड़ा अजीब तो लग रहा था, पर उसका दिमाग वापस बिगाड़ देती है विवेक। तुम कर लोगे, तुम्हारे अंदर काफ़ी काबिलियत है। अभी हमें बहुत अच्छी एंगेजमेंट पार्टी रखनी है, इसीलिए तुम इसे साइन कर दो। तो वो भी ईगो में आकर साइन कर देता है। बाद में डेंगशी और शेंशी बैठे होते हैं। शेंशी देखती है कि मोहन और वेवे ने एंगेजमेंट कर लिया है और अपनी एंगेजमेंट पार्टी रखी होती है। तो डेंग से कहता है कि यदि तुम्हें नहीं पढ़ना तो ब्लॉक कर दो। तो वो कहती है ब्लॉक क्यों करूँ, एक्चुअली मैंने उनके लिए काफ़ी अच्छा गिफ्ट प्रिपेयर किया है। तो वो कहता है कि क्या तुम्हें उसकी सगाई तोड़नी है और फिर उसके साथ भाग जाना चाहती हो? वो कहती है मेरी शादी हो गई है तुमसे, मैं क्यों भाग जाऊंगी। तो वो कहता है याद रखना तुम शादीशुदा हो, और वहाँ से चला जाता है। तो वो कहती है कि अचानक इसे क्या हो गया। वेवे और मोहन का एंगेजमेंट पार्टी दिखाया जाता है। सब लोग बातें करते हैं कि गू फैमिली ने कितना प्रेशर बनाया था, फिर भी मोहन ने वेवे से सगाई की। सीजन में तो कितना ज़्यादा एटीट्यूड और डोमिनेटिंग है, वही वेवे कितनी काइंड है। यदि मैं इसकी जगह होता तो मैं भी वेवे से ही शादी करता। पर जब वो सीढ़ी चढ़ने जा रही थी तभी वहाँ पर एंट्री होती है सेंचे की। तो सब लोग बातें करते हैं कि ये ऑलरेडी सगाई कर चुकी है, इसके बाद भी इसे शर्म नहीं है और यहाँ पर इनकी सगाई तोड़ने आ गई। तो वे कहती कि प्लीज़ हम दोनों को अकेला छोड़ दो। तो मोहन कहता है कि यदि तुम्हें थोड़ी सी शर्म बाकी है तो ये पार्टी छोड़ के चली जाओ। एक को मैंने 10 साल पाला और एक को 8 साल नौकरी दी, दोनों ही मेरे सर्वेंट हैं, और अपनी मिस्ट्रेस को अपनी एंगेजमेंट पार्टी में भी नहीं बुला रहे। यदि ये पुराना ज़माना होता तो तुम दोनों को मुझे चाय और पानी दे के सर्व करना पड़ता। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सगाई तोड़ने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ तुमसे कुछ सवाल पूछूंगी, वो जवाब मुझे दे दो। वो पूछता है कि क्या पूछना है। वो पूछती है कि इतने साल मैंने तुम्हारे साथ बिताए, तुम्हें जो चाहिए था वो दिया, इतने अच्छे से ट्रीट किया, अचानक से एक नौकरानी ने ऐसा क्या कर दिया कि तुम्हें इतना ज़्यादा अट्रैक्शन हो गया। तो वे बीच में बोलने जाती है तो कहती है मैंने तुमसे कुछ बोला, तुम बीच में मत बोलो, चुप रहो, मोहन को जवाब देने दो। तो मोहन कहता है कि वेलकम पार्टी के दिन मैंने उसे सितार बजाते हुए देखा था, तब से ही मुझे पहली नज़र में प्यार हो गया। तो वो कहती है क्योंकि वो सिर्फ एक सितार बजा सकती है, इसीलिए तुम्हें उससे प्यार हो गया। तो तुम्हें सच में लगता है कि ये सितार बजाना जानती है? भी कहती है कि हमारी आज एंगेजमेंट पार्टी है, हमें देर नहीं करनी चाहिए। तो शिंशी कहती है कि तुम्हें जल्दी है, कि तुम्हें डर लग रहा है कि तुम सितार नहीं बजा पाओगे। आफ्टर ऑल तुम्हारा ये जो प्रिंस चार्मिंग है वो अपनी सिंड्रेला के प्यार में जो पड़ गया है उसी सितार का म्यूजिक सुन के, तो हम भी तो सुनना चाहते हैं कि ऐसा तो आपने क्या खास म्यूजिक बजाया कि आपके लिए उसने गू फैमिली की यंग डॉटर को छोड़ दिया और एक नौकरानी के साथ रहने के लिए तैयार हो गया। तो वे कहती है कि अभी हमें इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। पर बाकी सारे मेंबर भी उनकी बात पे अग्री होते हैं और कहते हैं कि हाँ, हमें भी उनका सितार सुनना है, कि यदि वो इतना अच्छा बजाती है तो सुनने में क्या दिक्कत है। तो मोहन कहता है कि तुम विवेक को परेशान मत करो, चाहे वो सितार बजा पाए या ना बजा पाए, तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। पर शिंजी कहती है कि तुम्हें सच में लगता है कि जो सितार तुमने सुना है वो वेवे ने बजाया था? तो मोहन याद करता है, पर वो लड़की के फेस पे तो मास्क लगा हुआ होता है। तो मोहन कहता है कि ठीक है, सब लोग बात कर रहे हैं तो क्यों ना तुम एक बार सितार बजा के इनको दिखा दो, ताकि सबकी बोलती बंद हो जाए और ये भी हमारी एंगेजमेंट पार्टी ख़राब नहीं करेगी। तो फिर ना चाहते हुए भी विवेक को सितार बजाने जाना पड़ता है। तो जब वो सितार बजाती है तो वो इतना ज़्यादा बेकार होता है। तो एक पर्सन कहता है कि इससे अच्छा तो मेरा 3 साल का बेटा अच्छा सितार बजा लेता है। तो सब बातें करते हैं कि क्या इतना बेकार म्यूज़िक सुन के मोहन को इसे पहली नज़र में प्यार हुआ था।
तो सेसिन कहती है कि सितार बजाने के लिए भी एक टेक्निक होती है, हाई बीट का ध्यान रखना पड़ता है, लो बीट का ध्यान रखना पड़ता है और उसकी मेथड थोड़ी-सी बताती है। तो लिहाओ कहता है, तुम तो ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो जैसे तुम्हें बहुत ज़्यादा सितार बजाना आता हो। हम इतने साल तुम्हारे साथ रहे हैं पर कभी तुम्हें सितार बजाते हुए नहीं देखा और तुम वेवे को बुली कर रही हो। यदि तुम्हें इतना ही ज़्यादा नॉलेज है तो क्यों ना तुम खुद ऊपर जाकर सितार बजाओ और बाकी लोग भी उस पे एग्री कर देते हैं। तो वो भी हाँ कहती है और कहती है कि ठीक है, अच्छे से सुनना, कहीं जो सितार तुमने सुना वो ये तो नहीं था, और भी वो ऊपर बजाने चली जाती है। तो वहाँ पर वे कहती है, या तुम मेरी शादी खराब करना चाहती हो। तो शिरीन कहती है, तुम्हें नहीं पता कि कैसे तुमने प्रिटेंड किया कि तुमने सितार बजाया। अब जो फियांसे मुझसे चुराया था सबको सच पता चलना चाहिए। और उसे सितार लेकर बजाना चालू करती है। वो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल बजाती है तो मोहन को याद आया, तो वही धुन है जो मैंने वेलकम पार्टी पर सुनी थी। यानी कि सितार बजाने वाली लड़की कोई दूसरी नहीं पर शेंशी थी। यानी कि जिसे मैं अपनी दो लाइफ में प्यार करता था वो वेवे नहीं पर शेंशी थी। फिर शेंशी नीचे आती है और कहती है कि तुम्हें मेरा वेडिंग गिफ्ट कैसा लगा। कहता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो शेंशी कहती है कि यदि मैं बताती तो क्या तुम मुझ पर बिलीव करते। वो कहती है कि मुझे पहले कभी समझ में नहीं आया कि मैं तुम्हें इतना अच्छे से ट्रीट करती थी, उसके बाद भी तुम मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत क्यों करते थे। पर अब मुझे सब समझ में आ गया, प्रॉब्लम मुझ में नहीं पर तुम में है, तुम्हारा ईगो, क्योंकि तुम्हें गू फैमिली ने अडॉप्ट किया था और तुम्हारा ईगो ही था जो तुम्हें मेरे सामने इन्फीरियर बना रहा था, इसीलिए तुम मुझसे कभी प्यार ही नहीं कर पाए। तो वो कहता है कि तुम सच कह रहे हो, मैं हमेशा तुमसे प्यार नहीं किया, क्योंकि मैं गू फैमिली का रेज किया हुआ अडॉप्टेड कुत्ता था जिसको सिर्फ तुम्हारे लिए पाला गया था। पर अब मुझे पता चल गया है कि तुम ही वो लड़की हो जिसकी वजह से मुझे पहली बार प्यार का एहसास हुआ। तो हम दोबारा साथ रह सकते हैं और इस बार मैं तुम्हें बहुत अच्छे से रखूंगा। तो वो कहती है कि तुम भूल गए क्या मेरी शादी हो चुकी है। वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम डिवोर्स ले लेना। तो वो उसे याद दिलाती है कि जब तुमने मुझसे आर्टिफिशियल हार्ट मांगा था तब मैंने तुम्हारे सामने एक प्रॉमिस लिया था कि मेरा फियांसे जो भी हो उससे तुम अपने शब्दों से पलट नहीं सकते। पर वो तो उससे प्लीड ही करता रहता है, पर वो उसे मना करके वहाँ से चली जाती है। बाद में मोहन जब घर पर आकर बुक्स खोल कर देखता है तो उसमें शेंजे का फोटो होता है। उसे याद आता है कि जब वो छोटे थे तब शेंजे ने उसे ये बॉक्स देकर कहा था कि 10 साल के बाद इसे ओपन करना। जब वो ओपन करता है तो उसमें लिखा होता है, जब हम दोनों 20 साल के हो जाएंगे तब तुम मुझसे शादी करोगे। तो मोहन को बहुत रोना आता है। वो सोचता है कि पिछली लाइफ में तो शेंशी मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करती थी कि पूरी ज़िंदगी मेरे लिए वीडियो बन के रही थी। तो मैं इस बार शेंशी को अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। और उसे फ़ोन करता है और मैसेज करता है। बाद में जब वो घर से बाहर निकलता है तो वहाँ पर वेवे खड़ी होती है। वो उसके पास जाती है, कहती है कि तुम मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। तो वो उसे कहता है कि तुमने जानबूझकर प्रिटेंड किया कि तुमने सितार बजाया है। तो वो कहती है कि क्या सिर्फ तुम मुझे सितार के लिए प्यार करते थे, क्या हमारे बीच में जो कुछ भी था वो सब झूठ था। तो वो उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से मैंने शिंशी से उसका आर्टिफिशियल हार्ट लिया था, तो कल हॉस्पिटल आकर उसे उसका हार्ट वापस दे देना। तो वो कहती है कि इसके बिना मैं मर जाऊंगी, तुम्हारी वजह से तो मैं सीढ़ियों से गिरी थी। तो वो उसे कुछ भी जवाब दिए बिना वहाँ से जाने लगता है। तो वेवे को गुस्सा आता है। वो कहती है तुम्हें अभी सच पता चले पर ऐसे रिएक्ट कर रहे हो, पर एक्चुअल में तुम पहले से ही शेंजी से प्यार करते थे। जब से तुम्हें पता चला है कि शेंजी ने अपनी सगाई डेंग से कर दी तब से तुम्हारा ध्यान कहीं और ही रहता है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं समझता और वहाँ से चला जाता है। वहीं पर शेंशी फ़ोन पर मोहन के मैसेज पढ़ रही होती है तो वो उसे ब्लॉक करने जाती है, पर कुछ देर के बाद ब्लॉक करती है। तो पीछे से डेंग ये सब देख रहा था। वो कहता है कि यदि अभी तुम्हें मोहन के साथ जाना है तो जा सकती हो। वो कहती है कि मैंने उसे ब्लॉक कर दिया है ताकि वो मुझे आगे से ऐसे मैसेज ना भेज सके। तो वो कहता है कि तो फिर ब्लॉक करने में इतना टाइम क्यों लगाया, 10 सेकंड लगाई तुमने। तो वो कहती है कि क्या तुम जेलस फील कर रहे हो। तो वो अपना मुंह घुमा लेता है। वो कहती है कि जब भी तुम जेलस होते हो तुम्हारा कान रेड हो जाता है। तो वो कहता है कि तुम्हारा फ़ोन बज रहा है। जब वो फ़ोन उठाती है तो एक पर्सन कहता है कि एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करना है, इसलिए घर के बाहर आओ। जब वो घर के बाहर जाती है तो पीछे से कोई उस पर अटैक कर देता है। वहीं पर डेंग कहता है कि 20 मिनट हो गए, अभी तक शेंशी वापस क्यों नहीं आई। तभी उसकी मेड आके कहती है कि मिस का फ़ोन बाहर गेट के पास पड़ा था। अपने सेक्रेटरी से फ़ोन करके कहता है कि पूरी सिटी को छान मारो कि शेंशी को कौन ले गया है। वहीं पर मोहन को भी किसी का फ़ोन आता है कि विलियम होटल पर मैंने शेंशी को किसी आदमी के साथ देखा। तो वो उसे लोकेशन मंगवाता है और वो भी वापस जाता है। वहाँ पर हम देखते हैं कि शेंशी बेहोश पड़ी होती है और एक आदमी उसे किडनैप करके लाया था, क्योंकि वेवे ने ही उसे भेजा था ताकि वो शेंशी से अपना बदला ले सके। वो उसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। तो शेंशी कहती है कि क्या तुम्हें अगले दिन जिंदा नहीं रहना, यदि ग्रू फैमिली को पता चलेगा तो तुम कल का सूरज भी नहीं देख पाओगे। तो फिर भी वो उससे ज़बरदस्ती करने लगता है और नशा पिलाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर डेंग आ जाता है और शेंशी की ऐसी हालत देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और अपने आदमियों से कहता है कि इसकी खाल उधेड़ दो। वो शेंशी को उठा के हॉस्पिटल लेकर जाता है, पर
तभी वहाँ पर मोहन भी आता है। तब तक तो शेंशी को ऑलरेडी बचा लिया था और वो गुंडे को थोड़ा और पीटता है। बाद में हम हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मोहन हॉस्पिटल आता है। वो शेंशी के बारे में पूछता है तो डेंग कहता है कि मेरी वाइफ का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तभी नर्स आके कहती है कि फैमिली मेम्बर आके मिल सकते हैं। तो डेंग और मोहन दोनों जाते हैं और दोनों ही अपना हाथ ऑफर करते हैं। और शेंशी डेंग का हाथ पकड़ती है। वो मोहन कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो, पर ये नाराजगी की वजह से तुम्हें अपनी लाइफ खराब नहीं करना चाहिए, वो भी इस डेंग जैसे आदमी के साथ रह के। तुम्हें इसे डिवोर्स दे देना चाहिए। तो डेंग कहता है कि मेरे साथ रह के वो हमेशा खुशी रहेगी और ये सब तुम डिसाइड नहीं करोगे कि वो डिवोर्स देगी कि नहीं। यदि उसे डिवोर्स देना होगा तो मैं तुरंत साइन कर दूंगा। और वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें डिवोर्स लेना है। तो वो कहते हैं कि नहीं, तुम टेंशन मत लो, मैं कभी तुमसे डिवोर्स नहीं लूंगी। तो उसे प्यार से कहता है कि तुम्हारी रिकवरी के लिए मैंने कुछ मेडिसिन लेने जाना है। और हाँ, मैंने हमारा वेडिंग रूम भी अच्छे से डेकोरेट कर लिया है। तो वो कहती है कि हाँ, मुझे घर जाना है। फिर लास्ट टाइम तुमने जो मेरे लिए डिश बनाई थी मुझे बहुत पसंद आई थी, क्या तुम मेरे लिए वो बनाओगे। तो वो कहता है कि हाँ, ज़रूर बनाऊंगा। और वो वहाँ से मेडिसिन लेने के लिए चला जाता है। तो मोहन कहता है कि तुमने क्या मुझे डेड समझ के रखा है, तुम मेरे सामने उसके साथ फ्लर्ट कर रही हो। तो वो कहती है क्या मैं अपने हस्बैंड के साथ अच्छे से दो शब्द भी ना बोलूँ, तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो तुम चले जाओ यहाँ से। और उससे कहती है कि मुझे कपड़े चेंज करने हैं इसलिए तुम चले जाओ यहाँ से। तो उसे जाना पड़ता है। बाद में सीजन ठीक हो जाती है तो उसे अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाता है। तो वो डेंग के साथ जा रही होती है। तो मोहन कहता है कि क्या तुम मुझे ऐसे ट्रीट करोगी, वो भी डेंग के लिए। तो वो कहती है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, आउटसाइडर तुम हो। और फिर वहाँ से चली जाती है। घर के अंदर सेवन भी बातें करते हैं कि हमने कभी नहीं सोचा था कि मिस डेंग को अपना फियांसे चूज करेगी। सबको तो यही लग रहा था कि मोहन ही मिस का हस्बैंड बनेगा, पर एक्चुअल में मोहन कभी यंग मिस के लायक था ही नहीं। डेंग कितना हमारी मिस का ध्यान रखता है, एक्चुअल में तो डेंग ही सबसे ज़्यादा सुटेबल हस्बैंड है उनके लिए। तभी वहाँ पर डेंग और शेंसी आती है। डेंग उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए बेडरूम सजाया है। तो उसे वहाँ पे लेके जाता है और उसकी आंखों से पट्टी हटाता है। तो वो देखती है कि बेडरूम में सारी उसकी फेवरेट चीज़ रखी हुई होती है। वो कहती है कि तुम्हें मेरी सारी पसंदीदा चीज़ कैसे पता है, क्या तुम्हें मुझ पे क्रश है। तो वो कहता है कि हम बचपन से साथ ही तो रहते हैं इसलिए मुझे पता है। वो सोचती है कि पिछली लाइफ में तो मैंने पूरा वेडिंग रूम सजाया था और मोहन एक बार भी देखने नहीं आया था। पिछली लाइफ में मैंने मोहन के चक्कर में, जो मुझे इतनी ज़्यादा केयर करता था, मैंने उसको ही इग्नोर किया। शायद भगवान ने मुझे दूसरा मौका इसलिए दिया है ताकि मैं पुरानी गलतियों को सुधार सकूं। वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें ये सारी चीज़ें पसंद आई। तो वो कहती है हाँ, पर वो कहती है कि ये सारी चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव है और मुझे ये भी याद है कि ऑक्शन में भी तुमने काफ़ी सारा पैसा यूज़ किया था, तो तुम्हारे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया। तो वो कहता है कि तुम बस इतना जान लो कि तुम्हारा हस्बैंड पैसा बनाना जानता है। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ। तो वो कहता है कि बस मेरे इतने बोलने से तुमने मुझ पर विश्वास भी कर लिया। तो वो याद करती है कि मेरी प्रीवियस लाइफ में शादी के 3 साल बाद डेंग चिन का सबसे ज़्यादा रिच मैन बन गया था। प्ले बॉय तो सिर्फ उसकी इमेज थी, पर एक्चुअल में वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। वो कहती है कि मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ। वो कहता है कि मेरी कुछ कंडीशंस है कि सारे घर के काम मैं करूँगा और तुम्हें सिर्फ खुश रहना है। और वो उसे किस करने जाता है, पर तभी उसे फ़ोन आता है। वो कहती है फ़ोन उठा लो, शायद काम होगा। जब वो फ़ोन उठाता है तो उसकी मॉम उसे फ़ोन पर बता दिया कि तुम तो मेरी डॉटर इन लोग को मुझसे मिलने के लिए नहीं ला रहे हो, इसलिए मैं यहाँ पर खुद घर के नीचे आके खड़ी हूँ। तो वो शौक हो। वहीं उसकी मॉम तो बहुत सारे गिफ्ट लेकर उसके घर के अंदर जाने वाली होती है, पर डेंग वहाँ पर आकर उसे रोक लेता है। वो कहती है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को पाने के लिए 5 साल तक अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखे हो, अब वो फाइनली मेरी डॉटर इन लॉ बन गई है, तो क्या मैं उसे विजिट भी नहीं कर सकती। और वो कहती है कि डॉटर इन लॉ मैं आ रही हूँ और उसे मिलने चाहती है, पर डेंग उसे रोक देता है। कहता है मैंने 5 साल तक अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखी है, इसीलिए मुझे दादाजी से और शिंची से माफ़ी मांगनी है और मैं अच्छा मौका देखकर पहले मैं अपनी सच्चाई बताऊंगा। यदि हम जल्दी करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसकी मॉम सोचती है कि हाँ, कोई गलती नहीं कर सकते। तो वो कहती है कि ये सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट मैंने मेरी डॉटर इन लॉ के लिए लाए हैं, पर ये वाइन मुझे पता है तुम और शिंची ड्रिंक नहीं करते, तो ये दादाजी के लिए है और ये 100 मिलियन की है, तो तुम पर्सनली उन्हें ये दे देना। तो वो कहता है कि ठीक है, आज से 3 दिन के बाद, वैसे भी दादाजी का बर्थडे है, तो मैं उनको ये पर्सनली गिफ्ट करूंगा। उसकी मॉम कहती है कि आज से 3 दिन के बाद हम भी वहाँ पर आएंगे और गू फैमिली ने तुमको रेस किया है और इतनी अच्छी डॉटर इन लॉ दी है, इसलिए डोरी जितना दिया है उससे 10 गुना हम देंगे। और दोनों को बात करते हुए ली हाउ और मोहन देख लेते हैं। डेंग की मॉम कहती है कि मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम अपनी शादी के बाद खुश रहो। तो वो दोनों इमोशनल होकर हक करते हैं। तो लिहाओ सोचता है कि डेंग तो कैसा इंसान है, सीजन के होने के बाद भी दूसरी वुमन के साथ ऐसे इतने क्लोज हो रहा है। तो मोहन कहता है कि लड़की को देखकर लगता है कि ये 30 से 40 साल की है और काफ़ी रिच कपड़े भी पहने हैं और बॉडीगार्ड भी है। और उस दिन ऑक्शन में भी तो डेंग ने कितने सारे पैसे सितार खरीदने में लगाए थे, यानी कि डेंग को ये रिच लेडी ने रखा हुआ है और शायद ये उसकी शुगर मम्मी है। और उसके फोटोज क्लिक कर लेता है। कहता है कि मैं तुम्हारी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ा दूंगा। तो लिहाओ कहता है कि मैं अभी सीजन को फ़ोन करके बताता हूँ, पर मोहन उसे रोक के कहता है कि अभी नहीं फ़ोन करना, वैसे भी वो हम पे भरोसा नहीं करेगी, इसलिए 3 दिन के बाद दादाजी का बर्थडे आ रहा है तो सबके सामने डेंगशी का असली चेहरा हम सबके सामने लाएंगे। और कहता है कि वैसे भी शेंसी तुमसे इतने सालों से प्यार करती थी और उस टाइम तुम बेबे के साथ थे, इसलिए मजबूरी में उसने डेंग से शादी करनी पड़ी।
पर अब डेंशी की रियलिटी उसे पता चलेगी तो शायद वो तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। तो वो कहता है कि तुम्हारी रेपुटेशन को मैं कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दूंगा, मैं ही सेंसे के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट हूँ। बाद में हम देखते एक पर्सन आकर वो वाइन को डेंशी को देता है। वो कहता है कि हम जल्दी में थे इसलिए गिफ्ट रैप में करना भूल गए, इसीलिए पॉलीथीन बैग में लेके आए हैं। तो डेंग कहता है कि दादाजी और शेंगसे को पैकेजिंग से कोई लेना देना नहीं है। अंदर जाते हैं तो उसकी मेड कहती है कि सारे गिफ्ट मोहन ने भिजवाए, मैं उसे फेंकने वाली थी पर वो कह रहा था कि ये सारे गिफ्ट वो दादाजी के लिए लाया था, इसलिए यहाँ पे रखे हुए हैं। तो वो कहती है कि रहने दो। तभी मेड की नज़र जाती है डेंग के हाथ पे, तो वो सोचती है कि मैंने सुना है कि मिस के लिए ऑप्शन में उन्होंने अपनी सारी सेविंग लगा दी थी, शायद इसीलिए अभी इनके पास पैसे नहीं है कि वो अच्छा गिफ्ट ला सके। तभी वहाँ पर लिहाव भी आता है, कहता है कि देखो मोहन ने कितने सारे अच्छे गिफ्ट भेजे हैं, पर तुम उनके लिए क्या गिफ्ट लेकर आए हो, एक फेक वाइन। तो शेंगजी कहती है कि तुम मेरे घर पर रहकर मेरे हस्बैंड की इंसल्ट कर रहे हो। तो मोहन कहता है कि ये दादाजी का बर्थडे है और इतनी चीप वाइन लेकर आया है, क्या ये तुम्हारे फेस पे स्नैप नहीं है। तभी वहाँ पर दादाजी आते हैं, वो कहते हैं कि क्या शोर मचा रखा है। तो लियाओ कहता है कि देखो दादाजी, डेंगजी आपके लिए चीप वाइन लेकर आया है और मोहन कितने सारे गिफ्ट लेकर आया है। तो दादाजी कहता है कि मोहन तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम्हारा और गो फैमिली का आप कोई लेना देना नहीं है। मोहन कहता है कि मैं जानता हूँ, फिर भी आपने मुझे पाला है तो आपके बर्थडे पे गिफ्ट तो देना ही पड़ेगा। वहीं डेंगशी दादाजी को वाइन देता है, कहता है ये स्पेशल साउथ माउंटेन में बनाई जाती है। तो दादाजी खुश होकर कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे इस तरीके की वाइन बहुत ज़्यादा पसंद है। कहती है वाइन सबको बांटो, आज हम इसे पियेंगे। तो लियाओ कहता है कि दादाजी आप ऐसे कैसे कर सकते हो, मोहन आपके लिए इतने सारे गिफ्ट लेकर आया है और आप डेंगसी की गिफ्ट को ले रहे हो, आप ऐसे भेदभाव कैसे कर सकते हो। दादाजी कहता है कि क्या हुआ, डेंगसी मेरा ग्रैंडसन इन लॉ है और जिससे मैंने इतने सालों तक पाला, उसने मेरी ही बेटी का दिल दुखाया। तो मोहन कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप मुझसे हर्ट हो। तो लिहाओ कहता है कि दादाजी आपको शायद पता नहीं है कि मोहन ने वो फैमिली के साथ एक डील साइन की है और 3 साल में तो वो आप जितने रिच हो जाएंगे, इसलिए आप अभी सोच लो कि शेंजे की शादी आप किससे करना चाहते हो। तो डेंगशी कहता है कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही किया है, इतना ज़्यादा उड़ने की क्या ज़रूरत है। तो लियाओ कहता है कि तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं है, तुम्हें इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या ही पता। तो दादाजी को फ़ोन आता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सेंसी पूछती है कि क्या हुआ। तो दादाजी कहते हैं कि मिसेस गो ने डोरी के गिफ्ट भेजे हैं। तो शेंशी कहती है कि शायद आपको सुनने में गलती हुई है, डोरी के गिफ्ट कैसे हो सकते हैं, बर्थडे के गिफ्ट होंगे। तो डेंग कहता है कि नहीं, उन्होंने सही सुना है, मेरी तरफ से ही गो फैमिली को ये गिफ्ट भेजे गए हैं। तो वहाँ पर लिहाव और बाकी उसका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं तुम्हारे लिए वो गिफ्ट क्यों ही भेजेंगे, जरूर मोहन की वजह से गिफ्ट भेजा होगा, क्योंकि मोहन ने उनकी बिजनेस संभालने में मदद की है, इसीलिए उन्होंने ये सारे गिफ्ट भेजे होंगे। तो मोहन भी कहता है कि हाँ, मैंने बहुत सारे बड़े बड़े डील क्रैक किए हैं, इसलिए मेरे लिए ही गिफ्ट भेजे हैं। तभी मेड आके बताती है कि सारे गिफ्ट जो भेजे वो आ गए, उसमें काफ़ी ज़्यादा महंगे महंगे गिफ्ट्स होते हैं और वो फैमिली के 20% शेयर शीशन के नाम कर दिए होते हैं। शीशन कहती है कि क्या उन्हें कोई मिस्टेक हुई है, क्योंकि वो मुझे 20% शेयर क्यों ही देंगे, क्योंकि वो 100 बिलियंस के होते हैं। तो डेंग कहता है कि कोई मिस्टेक नहीं हुई है। तो वो कहते हैं कि क्या कहना चाहते हो, क्या तुम वो फैमिली के हायर हो। तो वो कहता है कि यदि मैं हाँ कहूँ तो क्या तुम विश्वास करोगे। तो मोहन जो उसकी मोम के साथ फ़ोटो खींची थी वो सबको बता के कहता है कि डेंगसी के पास जो भी पैसे हैं ये शुगर मम्मी से आते हैं और शेंशी के होने के बाद भी ये दूसरी वुमन के साथ चीटिंग कर रहा है। तो शेंशी कहती है कि क्या तुमने मुझे चीट किया। वो कहता है नहीं। तो वो कहती है ठीक है, मैं तुम पे विश्वास करती हूँ। वो लोग पूछते हैं कि क्या तुम इस वुमन को जानते हो। तो वो कहता है कि हाँ, मैं इस वुमन को जानता हूँ और मैंने चीटिंग नहीं किया और मैं इस वुमन को इधर बुलाऊंगा भी। तभी उसकी मॉम की वहाँ पर एंट्री होती है, वो सबको बताती है कि वो फैमिली का हायर है और फिर वो मोहन को देखकर कहती है क्या तुम वही हो, तेरी डॉटर इन लोग को छोड़ दिया था। तो वो गलती से हाँ बोल जाता है। वो दादाजी से कहती है कि कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं इन तीनों को बाहर फिकवा दूँ। तो वो हाँ कहते हैं, तो वो सारे लोगों को बाहर फिकवा दिया जाता है। बाद में हम देखते हैं कि शेंशे पूछती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम वो फैमिली के हायर हो। तो वो कहता है कि मुझे चांस ही नहीं मिला बताने का, क्योंकि मुझे लगा तुम मोहन से शादी कर लोगी, फिर मैंने सोचा था कि तुम्हारी शादी के बाद ये शहर छोड़ के मैं बेजिंग चला जाऊंगा। वो याद करती कि पिछली लाइफ में भी शादी के बाद वो वापस कभी नहीं आया था। वो कहती है हाँ, फिर तुम वहाँ पर सेटल हो जाना चाहते थे और यहाँ पर कभी वापस नहीं आना चाहते थे। वो कहता है तुम्हें कैसे पता। तो डेंशी कहती है कि अब तुम वो फैमिली के प्रिंस हो और मैं गो फैमिली की यंग मिस, हमारे बीच में काफ़ी डिफरेंस है। पहले मैंने तुम्हें चूज़ किया था, अब मैं तुम्हें चूज़ करने का मौका देती हूँ। क्या तुम मुझे चूज़ करना चाहते हो, तुम चाहो तो मुझे रिजेक्ट कर सकते हो। तो वो उसे हक करके कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ही हमेशा रहना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर मोहन आता है, वो कहता है कि मैं 5 मिनट शीशन से बात करना चाहता हूँ। तो वो हाँ कहती है। वो कहता है कि जब तुमने हॉस्पिटल में मेरा हाथ नहीं थामा था तभी मैं समझ गया था कि हमारे बीच में जो कुछ भी है वो सब खत्म हो चुका है, पर फिर भी मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। पर आज जब डेंग की आइडेंटिटी पता चली तो मुझे लगता है कि तुम मुझसे ज़्यादा अच्छा डिजर्व करती हो, इसलिए मैं तुम्हें फ्री करता हूँ और तुम अपनी लाइफ में खुश रहो। तो वो उसे थैंक यू कहती है। बाद में मोहन वहाँ से चला जाता है तो वो उसे एक मैसेज ड्रॉप करती है जिसमें लिखा होता है कि मैंने पिछले लाइफ की कुछ गलती सुधारी और अब मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम भी मूव ऑन करके खुश रहो। तो वो समझ जाता है कि सीजन का वन हुआ है और उसे सब कुछ याद था, इसीलिए तो इस बार उसने उसे चूज़ नहीं किया क्योंकि वो हार्ट ब्रोकन थी। बाद में हमें कुछ टाइम के बाद सीजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सीजन बुक अरेंज कर रही होती है तो गलती से फाइल एक हाथ में आ जाती है जिसके अंदर मिस्टर जेड लिखा होता है।
वो याद करती है कि पिछले लाइफ में भी मिस्टर जेड ने सितार खरीदा था। तो उसे डाउट होता है कि कहीं ये मिस्टर जेड डेंग तो नहीं, इसीलिए वो ऑप्शन का नंबर डायल करके कहती है, मिस्टर जेड से मुझे मिलना है, तो क्या आप मेरी मीटिंग अरेंज करवा सकती हो। और उसका नाम पूछती है। वो सोचती है कि पिछली लाइफ में भी तुमने मेरी मॉम की चीज़ों को संभालने के लिए उसे खरीद दिया, तुम पिछली लाइफ में भी मेरे बारे में कितना अच्छा सोचते थे। और उन्हें एक जगह पर आने के लिए इनवाइट करती है। तो जब वो वहाँ पे मिलने जाती है, फ़ोन लगाती है, तो डेंग वहाँ पर आया होता है। तो वो उसे देखकर वो कहती है कि मिस्टर यंग, मास्टर बो, डेंगशी या फिर मिस्टर जेड, तुम कितने झूठे हो। वो कहता है कि इसमें झूठ बोलने वाली कौन सी बात है। वो कहती है कि मुझे हमेशा से ही तुम बचपन से प्रोटेक्ट करते आए हो, हमेशा मेरी केयर करते थे, उसके बाद भी तुम कभी एडमिट नहीं करते कि तुम मुझे पसंद करते हो। तो वो कहता है कि तुम हमेशा बचपन से मुहान को पसंद करती थी, इसलिए यदि मैं ये सब चीज़ें नहीं करता तो तुम मुझे कैसे नोटिस करती। फिर वो कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और वैसे तो हमारी शादी कल है ही, पर मैं तुम्हें फिर भी प्रपोज करना चाहता हूँ कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो वो हाँ कहती है, और फिर वो दोनों हक कर लेते हैं, और यहाँ पे ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। तो आपको ये ड्रामा कैसा लगा तो मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करना, और यदि आप चैनल पे नए आए हो तो आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आपको ऐसे ही अपकमिंग वीडियोस मिलते रहे। तो मिलते हैं